जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सुपर एग्जाम किक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग इतिहास के इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आपका पूरा पाषाण काल, इसका ये क्या है, सबसे पुराना होने के कारण इसे पूरा पाषाण काल कहा गया है। इसके बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल। आपका ये ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग चल रहे थे नव पाषाण काल में। कहाँ पर चल रहे थे? नव पाषाण काल। पहले इसमें हमने बताया था आपको कि इस समय का मानव जो है खेती प्रारंभ किया था। खेती प्रारंभ। अब आप सोच रहे हो कि खेती प्रारंभ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो शुरू में सब लोग नहीं जान जाते, उसका प्रसार होने में टाइम लगता है। और इस खेती का प्रसार सही मायने में हुआ नव पाषाण काल में, इसलिए इसके साक्ष्य जो है यहाँ पर मिलने प्रारंभ होते हैं। इसके बाद इस काल का मानव जो है एक काम और किया था, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। और लेकिन इसके साक्ष्य कहाँ मिले? यहाँ पर इसने पहला जानवर कौन सा पाला था? कुत्ता। क्या पाला है? कुत्ता। इसके बाद इसने कृषि में क्या किया? जौ की खेती। सबसे पहले कौन सी खेती की? जौ की। ध्यान देना, ये जो खेती है इसको जो हमने कृषि को ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ स्टार्ट कर चुके थे। कृषि मूल रूप से सबसे पहले ईरानवासी कर रहे थे, ईरान के लोग, जहाँ पर जौ की खेती का जो है साक्ष्य मिला है, जौ की खेती का। इसके बाद लेकिन ये साक्ष्य बहुत पुराना नहीं था, इससे पुराना हमको मिल गया 7000 ईसा पूर्व, मतलब 2000 + 7, 2000 वर्ष पहले क्या मिला? कहाँ पर? मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ कहाँ होगा? तो हम आपको बता देते हैं, ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में मेहरगढ़ है। और यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य। अब इसके बाद गेहूं का भी साक्ष्य मिला। गेहूं का साक्ष्य भारत में मिला है, भारत के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। गेहूं का उत्तर प्रदेश में मिला है। ध्यान दीजिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में मिला है मेहरगढ़ में। क्या मिला है? चावल के साक्ष्य। ये सबसे पुराना माना जाता था। लेकिन इसके बाद नया जो अभी कुछ समय पहले जो खोज हो गया, ये सबको साबित कर देगा गलत। क्या साबित कर देगा? गलत। हमारे इलाहाबाद के कोलडिहवा में। कहाँ पर? कोलडिहवा ये हमारे इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में ध्यान दिए, हमने आप लोगों को एक चीज़ बता के रखा है कि ये हमारा जो हाथ है ये हमारे दिमाग के कही हुए बातों को नहीं मानता, थोड़ा सा नालायक है।
तो यहाँ अगर मिस्टेक होती है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कहीं कहीं मिल जाएगा, अभी देखिए इलाहाबाद पूरा नहीं लिखे थे, उसके पहले मिस्टेक हो चुका था। कोल्डिहवा जो है ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य मिला चावल का, किसका मिला, और चावल का मिला, लेकिन ये 8000 जो है ईसा पूर्व दिखा दिया। कितने ईसा पूर्व, 8000। कहने का मतलब अभी तो हम लोग 7000 पर कह रहे थे, लेकिन यहाँ क्या मिल गया, कोल्डिहवा में 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिल गए। तो ये दोनों आपके गलत हो गए, इसका मतलब और पहले से भी हमारे यहाँ खेती के साक्ष्य स्थित है, ठीक है। इतना दिमाग पे आप लोग जोर मत दीजिएगा। सर्वप्रथम अगर कोई खेती पूछा जाएगा तो वो बताओगे जौ की, किसकी, जौ की। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो पहले साक्ष्य जो मिला था वो मिला था मेहरगढ़। दूसरा जो साक्ष्य सबसे नवीनतम साक्ष्य है वो है आपका कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जो कि आपके इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद आपका आता है ताम्रपाषाण काल। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और चीज़ देख लीजिए। ये नवपाषाण काल में एक चीज़ और मिला है, सौ का ढेर, सौ का ढेर, सौ का ढेर मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है 100 का ढेर। ये जो ढेर है, ये ढेर बताता है कि यहाँ पर 100 को अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू हो गया था। ध्यान दीजिए, ये जो अंत्येष्टि का जो क्रियाकलाप थे, अंत्येष्टि शुरुआत यहाँ से हुआ है, मध्यपाषाण से। अंत्येष्टि का कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तो अंत्येष्टि का कार्यक्रम इसका मध्यपाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए ये जो ढेर थे 100 के लाशों के ढेर अधिक मात्रा में जो है, अधिक मात्रा में हमें मिले कहाँ पर, तो ये नवपाषाण काल में। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंत्येष्टि का जो संस्कार था वह हमारा स्टार्ट हो गया था मध्यपाषाण काल से। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको देखिए, पहली बात, सबसे पहले खेती क्या गई, जौ की। दूसरी बात, हमें सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला था, पहले अभी नवीनतम क्या है, 8000 साल पर, 8000 ईसा पूर्व। लेकिन सर्वप्रथम जो है मेहरगढ़ में मिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। वो चावल की खेती वहाँ के साक्ष्य मिले हैं। ये जो मेहरगढ़ है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है। गेहूँ आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। इसके बाद कोल्डिहवा जो है यहाँ पर बहुत एकदम ये नवीनतम साक्ष्य है, जो कि इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यह कोल्डिहवा में चावल जो है 8000 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब होता है ये 2000 आपका क्या चल रहा है, 21 प्लस 8000 प्लस 8000, इसका मतलब कितने साल हो जाएंगे, 10,000, 21 साल पूर्व जो है ये चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हम इसके बाद आपका इसे थोड़ा सा यही इसको भी क्लियर कर देते हैं। ताम्रपाषाण काल यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल यह सबसे अंतिम समय था। इस समय सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस समय का मानव, ताम्रपाषाण काल का मानव, ताम्रपाषाण काल का मानव जो है तांबे की खोज किया था। किसका, तांबे की। इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। आशा कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपनी राय जो है डालते रहें। जैसा कि आप लोगों को इतना तो हमें लग रहा है समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत काल छूटता है तो हम इस पे ध्यान देकर देख लेंगे, क्योंकि हम भी कोई जो है कंप्यूटर तो है नहीं, जो माइंड में है वही बताते, कहीं कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इतना तो आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे प्रागैतिहासिक काल के बाद। प्रागैतिहासिक काल में बस प्राचीन इतिहास से बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध दो क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। अब हम इसके बाद जस्ट हम कहाँ चले जाए, इसके बाद चलेंगे इसी में जो है आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, मिटा दे इसको। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर नहीं तो हम इसको इरेज करेंगे। जैसा कि आपका प्रागैतिहासिक काल लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक
आद्य ऐतिहासिक को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल। प्रोटो हिस्टोरिकल, तो प्रोटो हिस्टोरिकल में क्या रहेगा ये हम देखेंगे। अब आप लोगों को ध्यान दीजिए, ये पहली बात तो हम आपको जब शुरू में आए थे, पहला वीडियो बताए हैं या दूसरे में, तो उसमें बताया गया होगा कि इसमें जो लिखित मिला है, लिखित क्या है, मिला है, लिखित आपका अवेलेबल है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। मिलने के लिए लिखित मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसके जो साक्ष्य हैं वो अभिलेखी साक्ष्य है, लिखित हैं लेकिन इनको पढ़ कोई अभी आज तक नहीं पाया है। इसलिए ये जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम, ध्यान दीजिए आप लोग, सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता, ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे थी, बसी है सिंधु नदी के किनारे, नदी के किनारे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं कभी कभी, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो अब हमारे दिमाग में सिंधु नदी किनारे मिला तो सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के किनारे, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो पहली बार जो इसके खुदाई हुई, वो हुई हड़प्पा नामक स्थान पर। कहाँ पर? हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई पहली बार कहाँ पर हुई? हड़प्पा नामक स्थान पर, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अब ये ध्यान दीजिए, जो पहली बार जो ये खुदाई की व्यवस्था की वो उसका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो है, यह जो है हड़प्पा सभ्यता खुदाई प्रारंभ की व्यवस्था, मतलब ये दिया है चार्ल्स मेसन ने। इसके बाद जो भारत में पुरातात्विक साक्ष्य की जो जानकारी दिया है, सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन करने का जो जनक कहा जाता है उसका नाम है कनिंघम। इसके पहले वाले वीडियो हम आपको बता दिए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का जनक है, जनक मतलब होता है पिता, जनक मतलब पिता। पुरातात्विक सर्वेक्षण या साक्ष्य की जगह सर्वेक्षण लिख देते हैं, सही रहेगा। सर्वेक्षण भारत में, कहाँ पर? भारत में पुरातात्विक साक्ष्य या सर्वेक्षण का जनक कौन है? तो हम कह सकते हैं किसको? कनिंघम को। किसको? कनिंघम। अब देखो, ये जब खुदाई स्टार्ट हुई हड़प्पा नामक स्थान की, तो उस समय जो है भारत पर अधिकार किसका रहा होगा? तो ये खुदाई हुई है स्टार्ट 1929 में, 1921 में। देखिए, बोलने के लिए इस बार हाथ का कॉम्बिनेशन सही चला लेकिन दिमाग का नहीं। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई पहली स्टार्ट हुई, और ये चार्ल्स मेसन जो है यह जो है खुदाई का जो है सर्वेक्षण का प्रमुख था। इसके बाद पहली खुदाई जो हुई वो हड़प्पा नामक स्थान पर, कहाँ पर हुई? हड़प्पा नामक स्थान पर। इस खुदाई के जो है भारत के जो थे दयाराम सहनी जी थे, दयाराम सहनी जो है इस खुदाई के भारत की तरफ से थे, दयाराम सहनी जी, जो कि हड़प्पा नामक स्थान पर जाकर खुदाई का प्रारंभ किया। इस खुदाई को जब प्रारंभ किया तो
यह प्रारंभ जब हुआ तो इस स्थान पर एक जहाँ पर स्टार्ट किए थे हड़प्पा स्थान है, लेकिन इस माउंट गोमरी नामक गांव में गए हैं। गांव का नाम है माउंट गोमरी। यहाँ पर जाकर हड़प्पा नामक स्थान पर जो है खुदाई के स्टार्ट कराते हैं। जब खुदाई का स्टार्ट कराते हैं तो वे कौन से नदी किनारे स्टार्ट किया गया है, तो सिंधु नदी किनारे। इस खुदाई को कब स्टार्ट किया गया, तो 1921 में या 1929 में। कौन से सब स्थान पर, तो हड़प्पा स्थान पर। ये पुरातात्विक विभाग के हमारे यहाँ के जनक कौन है, तो कनिंघम है। और सिंधु सभ्यता के खुदाई के जो है अगुआ कौन थे, तो कहा जाएगा चार्ल्स मेसन, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज थे। वहाँ के क्या थे, अंग्रेज। मतलब भारत में राज्य किसका, शासन किसका चल रहा था, तो अंग्रेज, ब्रिटिश का। इसलिए जो है कोई भी श्रेय भारतीय को कैसे दे सकते थे, इसलिए उन्होंने किसको दिया, चार्ल्स मेसन को। और चार्ल्स मेसन के जो है देख रेख में दयाराम साहनी ने यहाँ की खुदाई स्टार्ट की। दयाराम साहनी जी मूल रूप से भारतीय थे और इनका जन्म भी भारत में ही हुआ था। थोड़ा स्टॉप। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद ये चार्ल्स मेसन, इसका सिंधु सभ्यता का नामकरण कभी कभी पूछ लेता है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। जॉन मार्शल ने किया है। ध्यान दीजिए, अब एकदम फैक्ट क्लियर हो गया होगा। सिंधु सभ्यता की खुदाई का प्रारंभ किसने कराया, चार्ल्स मेसन ने। इसके बाद दयाराम साहनी ने जो है इस खुदाई की जो है देखरेख में, चार्ल्स मेसन की देखरेख में खुदाई प्रारंभ किसने किया, दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता रखा, वो उनका नाम है जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीज लोगों का नाम याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे, ये भी कभी कभी माइंड में चलता है, सर याद कैसे करेंगे। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। इसके बाद दयाराम साहनी जी इस खुदाई के सर्वेक्षण विभाग के अग्रणी भारतीय थे। इसके बाद जो सिंधु सभ्यता की जिनके देख रेख में कार्य होना था वो था चार्ल्स मेसन। इन्होंने ही बताया था कि सिंधु सभ्यता की खुदाई यहाँ करना है, न कि कहीं और करना है। इसके बाद आपका ये लगभग बार बार हम इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये फोटो टाइप बैठ जाए और आप बताने में आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद ये कौन से सन में प्रारंभ हुआ, तो 1921 में। आपको इतना चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे था। एक चीज़ और आ सकता है, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो कौन सा काल था, तो आप बताएंगे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिकल हिस्ट्री। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर। अगर आपको ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसको इरेज करेंगे। देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए सिंधु सभ्यता ये लगभग 13 लाख, कितने, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। वर्ग किलोमीटर के एम दिखा देते हैं तक फैला है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसके बाद सिंधु सभ्यता का आकार क्या है, ये त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है इसका, तो त्रिभुजाकार। ध्यान दीजिए, सिंधु कभी कभी आ जाता है, सिंधु सभ्यता का आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। लिख भी दे रहे हैं, त्रिभुजाकार, आकार त्रिभुजाकार है। इसके बाद ये पहली सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता है। ध्यान दीजिए, ये पहली सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है।
इसके बाद हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा इंक भर देते हैं, स्टॉप करें तो। पहली सभ्यता नगरी सभ्यता अगर कोई आपसे पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ देखिए, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी जो नगरी सभ्यता थी। यह 2500 से, कब से? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। कहाँ से? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है, इसका कालखंड। ध्यान दीजिए। इसके बाद इसमें जो है, इसमें कुछ शहर मिले। जब खुदाई चालू हुई तो इसके कुछ शहर मिले, उनको याद करेंगे हम लोग। कैसे याद करने की बात छोड़िए, पहली बात तो ये हमारा है उत्तर, ऊपर की तरफ होता है, नीचे दक्षिण हो जाएगा। हाँ, दक्षिण आपका ये पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम, और इस तरफ आपका हो जाएगा पूरब। इतना तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। थोड़ा सा हम भारत का नक्शा भी एक हम लोग बनाएंगे छोटा सा, ताकि आपको समझाने में बेटर हो। ध्यान दीजिए, हमारा भारत का नक्शा लगभग, अब मेन आकार पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत भारत का नक्शा बहुत बेटर ढंग से नहीं बनाएंगे, बस एक आकृति दे देंगे ताकि लगे कि भारत का नक्शा ही है। ये लगभग भारत का नक्शा आपका तैयार है। जो ये आपका पाकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र आपका पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये पश्चिम भाग है। पश्चिमी भाग में पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सुतकेंडा गोड़ नामक स्थान पाया गया, जो कि दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में सुतकेंडा गोड़, पश्चिम आपका यहाँ है, पश्चिम मान के चलिए। यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी। कौन सी होगी? तो दास्क। ध्यान दीजिए, दास्क नदी। इसके बाद नाम क्या है? जो शहर मिला उसका नाम है सुतकेंडा गोड़। दास्क नदी के किनारे सुतकेंडा, ऐसे लिखते हैं शायद, गोड़। ठीक है। इसके बाद पूरब के बाद आपका सीधा उत्तर पश्चिम के बाद हम जाएंगे अगर क्लॉकवाइज, तो उत्तर आता है। उत्तर हमारा है मांडा। कौन सा स्थान? मांडा। स्थान का नाम होगा मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। अब हम आपसे पूछेंगे थोड़ा सा कि चिनाब कौन से शहर में है, तो आप कहेंगे सर पंजाब। पंजाब हमारा लगभग, थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे, यहाँ पर रहेगा, और ये लगभग यहाँ पर है। ये पंजाब वाला क्षेत्र है। पंजाब में आपका मिल गया चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे कौन सी नदी? चिनाब। शहर का नाम तो मांडा। कौन सा शहर? मांडा शहर, चिनाब नदी उत्तर में। उत्तर साइड आपका मांडा शहर है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। जैसे ही हम पूरब की तरफ जाएंगे तो आलमगीरपुर। पूरब की तरफ क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है, यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। हिंडन नदी के किनारे। तो हिंडन नदी आपका कहाँ है? थोड़ा सा आप लोग देखिए, नक्शे में अगर बैठाएंगे हम लोग तो हिंडन नदी आपका लगभग यहाँ पर आएगा, यहाँ इस एरिए में हिंडन नदी। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज बनाएगा, देखिए ऐसे ऐसे लगभग। इसके बाद दक्षिण में जो शहर मिला, उस शहर का नाम है दयामाबाद। दक्षिण से दयामाबाद याद रखिएगा, दयामाबाद दिखा था ना। तो ये प्रवरा नदी की किनारी है। प्रवरा नदी, ध्यान दीजिए।
अब हमें याद करने की दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखिए कहेंगे सर अब ऐसे देखिए, उत्तर ऊपर की तरफ मांडा, नीचे दक्षिण, दक्षिण की तरफ क्या है? प्रवरा नदी। आप पूरब में जाएंगे, पूरब में जाएंगे आलमगीरपुर। इसको याद करने की एक ट्रिक है, सम एड। सम को हम इंग्लिश में एड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड। सम को क्या कहते हैं? इंग्लिश में एड कहते हैं। तो स से आपको याद कर सकते हैं पश्चिम में। सबसे पहले कहाँ से चलेंगे हम लोग? पश्चिम से। पश्चिम से क्लॉकवाइज चलना है। तो स से सुतकेंडा गोड़, इसको मिटा दें तब बेटर रहेगा समझाने में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका हमने क्या बताया? सम एड, इसको इंग्लिश में एड बोलेंगे। सम एड। स से हमें याद हो जाना है, हमें चलना कहाँ से? ध्यान दीजिए, पश्चिम से क्लॉकवाइज चलना है। पश्चिम, उत्तर, इसके बाद पूरब, पूरब के बाद आपका जो है दक्षिण। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। इसके बाद स से देखिए सुतकेंडा गोड़, सुतकेंडा गौर। म से मांडा, मांडा। ए से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और डी से दयामाबाद, याद तो आसानी से हो ही गया होगा। दयामाबाद। देखिए सम एड, स से सुतकेंडा गोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर एंड डी से दयामाबाद। हमें नदी भी याद करना है, तो नदी कैसे याद करेंगे? तो ध्यान देना, नदी को याद करने के लिए डच जो कि आपको डेनमार्क से आए हुए लोगों को डच कहा जाता है। डच है पर याद रख लीजिए, इतने से आपको पूरी नदी भी याद हो जाएगी। नदी याद करने के लिए ड से आपका डच लिख रहा था, दास्क, द से दास्क, च से चिनाब, ह से हिंडन, प से परवरा नदी। ये आसानी से याद हो जाएगा। दास्क नदी, च से चिनाब नदी, दास्क नदी में सुतकेंडा गोर, च से चिनाब नदी, मांडा जो है मांडा मिला हुआ है, मांडा चिनाब नदी किनारे। ह से हिंडन नदी के किनारे आपका आलमगीर बसा हुआ शहर मिला है। प से प्रवरा लिखते हैं, प्रवरा नदी जो है ये दयामाबाद इसके किनारे शहर बसा हुआ है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो, बस यहीं तक। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो भी आप लोग इसमें कोई कमियां हैं तो आप सजेशन के लिए, आपका कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है, आप लोग उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।